अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 सेल। ओके, तो ये हम लोग जो बेसिक कंटेंट है वो हम फॉलो करेंगे सैम्बोलिज्म से, और उसके अलावा भी बहुत सारा गाइटन और गेनोंग से भी कुछ बाकी यहाँ पर एडिशन प्रेजेंट है, जो कि चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो स्टैंडर्ड है, जो वहाँ से लेनी चाहिए। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। अरे करते शुरू, अरे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल। देखिए, एक जो बेसिक क्वेश्चन हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत बार जो आता है ना, वो है ड्रॉ लेबल अ टिपिकल ह्यूमन सेल। ओ भाई क्या बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या? नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, ये सेल ड्रॉ करना नहीं आता क्या? ये रो ये डायग्राम ड्रॉ कर देना, सारे ऑर्गेनल्स बना देना, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल सब बना देना, राइबोसोम बना देना, पूरा सेल अच्छे से दिखा देना। बस ये करना है आपको। ठीक है, अब आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता होगी, क्या बोलो क्या, कि सारे सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ द सेल, है ना। और सेल क्या होती है? ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी लिविंग बॉडी की। ठीक है, अब जो चीज यहाँ पर नहीं दे रखी है वो है कि व्हाट इज फिजियोलॉजी। कई बार वाइवाज में ये लोग पूछ लेते हैं कि फिजियोलॉजी क्या होती है। तो फिजियोलॉजी इज द डायनेमिक स्टडी ऑफ लाइफ। इट इज द डायनेमिक स्टडी ऑफ लाइफ. It describes the vital functions of the living organism and their organs, cells and molecule. This has been taken from the Guyton. Okay, तो फिजियोलॉजी क्या होती है? डायनेमिक स्टडी होती है लाइफ की, जिसमें हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके सेल्स, ऑर्गन्स, मॉलिक्यूल, जो वाइटल फंक्शंस करते हैं, उनको डिस्क्राइब करता है फिजियोलॉजी। एंड अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज गोल ऑफ फिजियोलॉजी, तो ये भी बहुत आसान है। Goal of physiology is to explain the physical and chemical factors that are responsible for the origin, development and progression of life. जिंदगी के origin, जिंदगी के development और progression के लिए जो physical और chemical factors responsible होते हैं, उनका explanation ही करना फिजियोलॉजी का गोल है। नाउ एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, ऑटोमेटिसिटी का। भाई ऑटोमेटिसिटी क्या होती है? ऑटोमेटिसिटी क्या होती है? देखिए, जो एक्चुअली हमारी बॉडी है, दैट इज अ सोशल ऑर्डर ऑफ अबाउट 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल। 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल, बहुत सारी सेल से मिलकर के हमारी बॉडी जो है वो बनती है। हमारी बॉडी जो है वो बनती है बहुत सारी सेल से मिलके। ठीक है, बट ये जो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, क्या ये ऐसे ही प्रेजेंट है? नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड है। They are organized into different functional structures. They are organized into different functional structures जिनको हम कहते हैं tissues, organs, etc. ठीक है, and each functional structure contributes its share to the maintenance of the homeostasis of its internal environment. जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, जिसको हम लोग इंटरनल एनवायरमेंट कहते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे सेल्स जो हैं वो बात रहे हैं। जैसे सेल है, इसके बाहर जो ये प्रेजेंट है, दैट इज ईसीएफ। ये सेल, इनके बाहर जो है प्रेजेंट है ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, विच वी ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल एनवायरमेंट। तो इस इंटरनल एनवायरमेंट के होम्योस्टेसिस के मेंटेनेंस में ये जो सारी फंक्शनल स्ट्रक्चर्स हैं, ये सेल्स हैं, ये सब कंट्रीब्यूट करती हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता होगा आपको। मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशंस। ठीक है, दिस इज होम्योस्टेसिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ईसीएफ के अंदर हमें सपोज 10 मॉलिक्यूल चाहिए ऑक्सीजन के। ठीक है, अगर हमें चाहिए कि यार 10 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के होने चाहिए, इससे ज्यादा अगर होंगे, तो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ये बातें सच नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। 10 मॉलिक्यूल चाहिए CO2 के। अगर मान लो कि ईसीएफ में जैसे ये सेल है, ये प्रेजेंट है, ये बहुत ज्यादा CO2 प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा CO2 आ रहा है, CO2 बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो नेसेसरी अरेंजमेंट्स होंगे ताकि जो बढ़ता हुआ CO2 इसको कम किया जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब कि किसी चीज को ना ज्यादा बढ़ने देना है, ना ज्यादा कम होने देना है। एक नियरली कांस्टेंट कंडीशंस रखनी है जो बॉडी के लिए फेवरेबल है काम करने के लिए। सो एज लॉन्ग एज द होम्योस्टेसिस इज मेंटेन इन दिस इंटरनल एनवायरनमेंट, सेल्स ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू लिव, फंक्शन प्रॉपरली। जब तक होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा इंटरनल एनवायरनमेंट में, तो सेल्स कंटिन्यूअसली जिएंगी, आराम से काम करेंगी। ठीक है, हर एक सेल को इस होम्योस्टेसिस के मेंटेन रहने से बेनिफिट जो है वो मिलता है, और हर एक सेल इस होम्योस्टेसिस के मेंटेनेंस में कंट्रीब्यूट भी करती है।
ठीक है। यही जो ये रेसिप्रोकल इंटरप्ले है ना, ये बेनिफिट भी मिल रहा है और ये कंट्रीब्यूट भी कर रही है मेंटेनेंस में। दिस रेसिप्रोकल इंटरप्ले प्रोवाइड्स continuous automaticity of the body until one or more functional systems lose their ability to contribute their share of function। जब तक कोई एक पर्टिकुलर कोई एक या एक से अधिक फंक्शनल सिस्टम जब तक ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने वाली एबिलिटी को लूज ना कर दें, तब तक ये सारी चीजें ऐसी ऑटोमेटिसिटी मेंटेन रहती है, ये रेसिप्रोकल इंटरप्ले चलता रहता है। अगर जब भी कोई वन ऑफ मोर फंक्शनल सिस्टम विल बी अफेक्टेड, है ना, दे विल लूज देयर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट देयर शेयर इन द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। उस केस के अंदर बॉडी बहुत सफर करती है। अगर एक्सट्रीम डिसफंक्शन हुआ तो मृत्यु हो जाएगी, अगर मॉडरेट डिसफंक्शन हुआ इट कॉजेस सिकनेस। दैट्स इट, वेरी इजी। नाउ व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेल। देखो, हर एक बॉडी में जो सेल होती है उसको क्या, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। अब वो उसको यूज करके क्या बनाएगी, उसकी खुद की एनर्जी बनाएगी जो कि उसको ग्रोथ में, रिपेयर में और बाकी एक्टिविटीज में हेल्प करेगी। यस और नो। कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट का एलिमिनेशन करती है एक सेल, ठीक है। मीडियम मेंटेन करती है, जिस मीडियम में वो प्रेजेंट है, तो अपने सर्वाइवल के लिए वो उस मीडियम को, होम्योस्टेसिस उसका मेंटेन रखने के लिए उसमें कंट्रीब्यूशन देती है। पांचवें नंबर पे शोज द इमीडिएट रेस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जब भी बॉडी में आएंगे तो इन्वेडर्स के एंट्री पे इमीडिएट रेस्पॉन्स जो है वो शो करती है सेल। रिप्रोडक्शन कर सकती है, रिप्रोड्यूसेस बाय डिवीजन। देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक जैसे न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। इट इसके पास एबिलिटी नहीं होती है डिवीजन करने की, रिप्रोडक्शन करने की। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। ये हम लोग एक एक्स्ट्रा इसके लिए पेज ऐड कर लेते हैं, इसी के जस्ट बाद वी कैन ऐड अ पेज। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अब आप सुनो मेरी बात। एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लिखूंगा, मेरे साथ ही आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, है ना। एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस की हम लोग बात करते हैं। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस यानी सेल के बाहर जो स्पेस है, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, स्पेस आउटसाइड द सेल्स इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। ऑब्वियसली बहुत इजी है, इसको हम लोग दो दो स्पेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। टू स्पेसेस में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो स्पेसेस? सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसको टिश्यू स्पेस भी कहते हैं। और फिर उसके बाद में हमारे पास आता है दूसरे नंबर पे वेस्क्यूलर स्पेस, वेस्क्यूलर स्पेस भी होता है, ठीक है। अब ये क्या क्या है, इनके बारे में कहानी है वो देख लेते हैं। जैसे इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है या टिश्यू स्पेस, तो वो तो टिश्यू में बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो उन सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो टिश्यू स्पेस हो गया हमारा, राइट। तो स्पेस इन बिटवीन, स्पेस इन बिटवीन cells in a tissue, cells in a tissue, this is our interstitial space, right। फिर उसके बाद वेस्क्यूलर स्पेस क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस या एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोर्शन ऑफ द सर्कुलेशन। जब सर्कुलेशन हो रहा है तो वहां पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स के बाहर जो स्पेस है, दिस इज वेस्क्यूलर स्पेस, ओके। इसका भी दो पार्ट होता है, इंट्रावेस्क्यूलर, एक्स्ट्रावेस्क्यूलर। ये सब हम लोग जब सीबीएस पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में, और ब्लड में डिस्कस करेंगे, ब्लड में आएगा बेसिकली। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन, पोर्शन ऑफ सर्क्यूलेशन, दिस इज वेस्क्यूलर स्पेस, ओके। नाउ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है फिर? देखो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर
फ्लूइड क्या होता है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है? जो उस स्पेस में फ्लूइड भरा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग एक लाइन लिख देंगे, ऑल द बॉडी फ्लूइड, ऑल द बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल्स, आउटसाइड द सेल जितना फ्लूइड प्रेजेंट्स है, इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। प्लाज्मा आ जाता है इसके अंदर हमारा, प्लाज्मा। ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड आ जाता है हमारा। इस सब के बारे में डिस्कशन होगा बाद में। तो एक्सेट्रा ये सारे इसमें हैं, हम लोग बाकी चैप्टर 5 में इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मैशवर्क ऑफ कंपोनेंट्स, मैशवर्क ऑफ components secreted by the cells and present in interstitial space, this is called what? दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या है, मेजर कंपोनेंट्स इसके क्या क्या है? तो इसके मेजर कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन हमें देखने को मिलेगा, हमें प्रोटियोग्लाइकेंस देखने को मिलेंगे, प्रोटियोग्लाइकेंस एंड आर फाइब्रस प्रोटीन। जैसे फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल बताएं आपको, बताओगे एक बार? अरे वही कोलेजन एंड इलास्टिन, ठीक है, समझ में आई बात? ये सारे के सारे क्या है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पार्ट हो गया। दैट्स इट, इजी है ना? है जी, इजी है कि नहीं है बताओ? बहुत आसान है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, अब टिश्यू पे आ जाते हैं। तो टिश्यू क्या होता है? ऑब्वियस ही बात है, सिंपल चीज है, ग्रुप ऑफ द सेल जिनका एक सिमिलर फंक्शन होता है उसको हम टिश्यू कह देते हैं। हमारे पास 4 मेजर टाइप के टिश्यू होते हैं जिनको हम लोग प्राइमरी टिश्यूज कहते हैं बॉडी में। प्राइमरी टिश्यूज कौन कौन से हैं? मसल टिश्यू हो गया जिसमें हमारे स्केलेटल मसल आती है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, नर्वस टिश्यू विच कॉन्स्टिट्यूट्स न्यूरॉन एंड सपोर्टिंग सेल आर कॉल्ड न्यूरोग्लिया, राइट। उसके बाद में हम आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू पे। तो एपिथेलियल टिश्यू स्क्वैमस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, ये सब इंक्लूडेड है इसमें। कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कार्टिलेज, बोन, ब्लड भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है दोस्तों। ऑर्गन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्गन क्या हुआ भाई? टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन बनाएंगे। तो ऑर्गन इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म बाय 2 और मोर प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यूज विच एक्सिक्यूट फंक्शंस ऑफ ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज अब तक आपको बताई, ये आप बेसिक पहले से पढ़ते आ रहे हो भाई, सेल्स मिलके क्या बनाएंगी? टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, है ना। फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज, अब वो ऑर्गन बनेगा, ठीक है। ऑर्गन बनने के बाद में क्या आएगा? ऑर्गन बनने के बाद में हमारे पास आएगा ऑर्गन सिस्टम आएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे करके ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जब आप अब देखेंगे यहाँ पे ऑर्गन, ऑर्गन टिश्यू कितने होते हैं पहले ये बताओ? टिश्यू हमारे पास 4 प्राइमरी टिश्यूज होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक जो प्राइमरी टिश्यूज हैं वो मिलकर के ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। और कई ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं जिसमें चारों, हमें कई ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें हमें, कई और ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें हमें चारों टाइप के प्राइमरी टिश्यूज देखने को मिलते हैं। ऑल द 4 प्राइमरी टिश्यूज विल बी सीन देयर, ओके। ऑर्गन्स की बात करें तो ये हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक तो ट्यूबुलर या फिर होलो ऑर्गन्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास कॉम्पैक्ट और पैरेनकाइमल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो भाई, ब्रेन, हार्ट, लंग, स्टमक, ये सारे क्या हैं? ये ऑर्गन्स ही हैं।
ट्यूबुलर या होलो ऑर्गन जैसे अब अपना हो गया ना, जैसे मान लो कि ट्रैकिया हो गया, जो ट्यूब टाइप के ना, ईसोफेगस हो गया, ठीक है, यूरेटर हो गया, तो हमारे पास ट्यूबुलर या फिर होलो ऑर्गन्स हैं ये सब। उसके बाद हम आते हैं सिस्टम पे, तो वो ऑर्गन सिस्टम बन गया। ऑर्गन सिस्टम इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ द ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। जैसे आप देखा कि हर एक जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो करता है। जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेशन करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन का काम होता है, नर्वस सिस्टम बहुत सारी चीजों में मदद करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और अब आ जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे, ये एक हमारा अगला टॉपिक हो गया, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, अगर हम बात करें कि हर एक ईच सेल इज फॉर्म बाय सेल बॉडी और उसको सराउंड करने वाले एक मेम्ब्रेन। लो भाई बन गया सेल, ठीक है, ये सेल बॉडी हुई और उसको एक सराउंड, ये सेल बॉडी हो गई, उसको सराउंड करने वाली एक मेम्ब्रेन आ गई, जिसको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा जो कहो आप, मन चाहे वो बोलो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल होती है दोस्तों। अब हम बात करें सेल बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं। सेल बॉडी कौन सी, अरे यही वाली भाई, सेल बॉडी के दो पार्ट्स कौन से हो गए बताओ। एक तो न्यूक्लियस हो गया, एक हो गया साइटोप्लाज्म, क्योंकि देखो एक देखो बीच में आएगा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, बाकी का ये एरिया क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये सब मिला के ही तो हमारा क्या बना रहा है, सेल बॉडी बना रहा है। तो सेल बॉडी का तो कंपोजिशन हो गया, वाह बहुत बढ़िया। अब जब हम लोग यहाँ पे सेल की स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल जब हम पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग तीन हेडिंग्स में करके पढ़ेंगे। एक तो हमारा होगा सेल मेम्ब्रेन, एक हमारा होगा साइटोप्लाज्म, एक हमारा होगा न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब मैं ना क्या करूंगा, मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके आपको आराम आराम से कवर कराऊंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ तक का वीडियो एक पार्ट, फिर उसके बाद में इसके आगे दूसरा पार्ट, इस तरीके से हम लोग पार्ट्स में थोड़ा करते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए भी पढ़ना इजी होगा, आसान होगा, समझ आएगी चीजें, ठीक है।